नमस्कार, 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी और समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज मेहसाणा और दाहोद में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को किया बर्बाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीलीभीत में 3 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन आज ग्राम नजौलिया नकटा में स्वयं सहायता महिला समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देखा और स्कूली छात्र छात्राओं से की बातचीत। कन्नौज में 8 दिवसीय कन्नौज महोत्सव का आयोजन। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज की धरोहरों को संवारने का किया जाएगा काम, प्रतिभाओं को निकाल कर लाना होगा सामने। और काशी तमिल संगमम के आयोजन में वाराणसी में तमिलनाडु से आए हस्तशिल्पियों ने स्थानीय शिल्पियों से की मुलाकात। कहा, संस्कृति के साथ साथ कला को समझने के लिए मिल रहा है बड़ा मंच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज मेहसाणा और दाहोद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इन सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी राजकोट की जसदण विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही अमित शाह ने सुरेंद्रनगर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश पुलिस के झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। कहा, समर्पण, संवेदनशीलता और सेवा के प्रतीक पुलिस सेवा पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस के समस्त अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों को पुलिस झंडा दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीलीभीत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पुरनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम नौजली एक नकटहा पहुंची हैं, जहां उन्होंने नौजलिया नकटहा में स्वयं सहायता महिला समूह द्वारा लगाए गए सब्जी के स्टॉलों को देखा और महिलाओं की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल गांव के विद्यालय पहुंची, जहां स्कूली छात्र छात्राओं से उन्होंने बातचीत की। राज्यपाल ने विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता परखी और गांव में बने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों को खिलौने वितरित किए। उन्होंने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया, साथ ही जरूरतमंदों को पोषण किट बांटी। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की। किसानों को कृषि बीज वितरण भी किया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। कन्नौज जिले में 27 नवंबर को होने वाले 8 दिवसीय कन्नौज महोत्सव में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शामिल करने के लिए महोत्सव से पूर्व धरोहर कन्नौज प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने की। कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज की धरोहर को कैसे संवारा जाए, इसको लेकर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य कन्नौज में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है।
इसमें हमारे अनेक युवक युवतियां, बच्चे बच्चियां प्रतिभाग कर रहे हैं। एक प्रतियोगिता है, लेकिन प्रतियोगिता का भाव ये है, उद्देश्य ये है कि हमारे कन्नौज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको हम स्वीकारें, उनको सम्मान दें और वो और आगे बढ़ पाएं। इस प्रकार की श्रृंखला जारी रहेगी और अभी बहुत ही जल्दी, आज से 3 दिन बाद 27 तारीख को कन्नौज महोत्सव की शुरुआत भी होगी। तो कोशिश ये है कि छोटे छोटे सांस्कृतिक महोत्सव भी हो जिसका आनंद हम ले पाएं और एक बड़ा महोत्सव वर्ष में हो जो अभी शुरू होने वाला है। प्रयागराज में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि देश के कोने कोने में एक्यूप्रेशर को मान्यता मिल रही है और इसके माध्यम से लाखों लोग बगैर कुछ खर्च किए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज आयुष के क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सामान्यतः रोगी अपने स्वास्थ्य के लिए पूरे देश से अन्य विधाओं के उपचार लेने के पश्चात थके हुए तथा निराश होकर आते हैं और यहां पर लाभान्वित हो रहे हैं। त्रिवेणी के इस पवित्र संगम के तट पर उनका ये परिसर बहुत ही सुरम्य है, बहुत ही सुंदर है और इलाज की एक प्राकृतिक विधा है जिसमें बाजार की दवाओं पर ये आधारित नहीं है। आपका अपने से स्वयं से आपको अपना इलाज कर सकते हैं। सीखने और जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी पुस्तकों का भी विमोचन आज हुआ। निश्चित ही दुनिया के तमाम 9 देशों के लोग आज इस सम्मेलन से जुड़े हुए थे और इस सभागार में भी हिंदुस्तान के कोने कोने से इसके तमाम इस विधाओं के जानकार लोग आए हुए थे। तो एक बहुत ही सार्थक कह सकते हो अपने मकसद को पूरा करने वाला सम्मेलन था। इसमें देश विदेश की जो अधुनान बीमारियां हैं, खास तौर से एंटीबॉडी, एंटीजेंस और कैंसर जैसी, उनके ब्लड कैंसर और उनके तमाम ऐसी चीज़ें हैं और लीवर सिरोसिस और यहाँ तक कि ब्रेन के डिसऑर्डर्स, स्पाइनल सर्जरी और हार्ट की कार्डियोलॉजी, मायोपैथी, आप कोई भी सब्जेक्ट लेने उसमें पूरा प्रयास होगा और केस हिस्ट्री एविडेंस बेस्ड है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने परकोटे के निर्माण के स्वरूप की जानकारी देते हुए बताया कि 14 फीट चौड़े परकोटे की लंबाई चारों दिशाओं में आयताकार 800 मीटर होगी। परकोटे के चारों दिशाओं में 4 मंदिर के साथ ही उत्तर और दक्षिण दिशा के मध्य में एक मंदिर। इस प्रकार परकोटे में कुल 6 मंदिरों की स्थापना की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि परकोटे में भगवान राम के जीवन पर आधारित 150 चित्र भी बनाए जाएंगे। राम मंदिर के परकोटे का निर्माण वास्तुकार सोमपुरा की परिकल्पना पर आधारित है। मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा जी के दिमाग में जैसा चित्र वह पहले था वैसा ही चित्र आज भी है, अर्थात वो लगभग 14 फीट चौड़ा होगा, चारों दिशाओं में आयताकार होगा। चारों दिशाओं में अगर कोई पैदल चलेगा तो उसे 800 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। 4 कोनों पर 4 मंदिर बनेंगे। उत्तर और दक्षिण दिशा में बीच में एक मंदिर बनेगा, अर्थात परकोटा में 6 मंदिर बने। मैनपुरी भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाक्य मैनपुरी से भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब ये विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। ऐसा ही गढ़ समझकर अक्षय यादव फिरोजाबाद आए और 19 का चुनाव वो हारे, गढ़ टूटा। ऐसा ही बदायूं एक गढ़ हुआ करता था जिसपे धर्मेंद्र यादव कई बार से एमपी होते थे और वो हारे, गढ़ टूटा। तो मैनपुरी वाला गढ़ इस बार उपचुनाव में टूटेगा। जहाँ तक आप विरासत की बात कर रहे हैं कि ये उनकी विरासत है, वो जीतेंगे, तो विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले।
उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पार्टी कार्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव ने प्रकोष्ठ सैनिकों के सम्मेलन में कहा कि नेताजी ने अपने जीवन काल में इस क्षेत्रों के आसपास के समाज की सेवा की है। विधानसभा पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बेईमानी से हराया गया है। हालांकि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी उतारा है, जो कभी समाजवादी पार्टी में वो जानते हैं गिनती में कहीं स्टैंड नहीं करता है, लेकिन कहीं न कहीं साजिश और सड़क भी हो सकता है। मैनपुरी ने पहले भी देखा, एक बार जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को वोट डालना पड़ा था और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी सख्ती की थी कि वोट पड़ ना पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, हमारी पार्टी के नेता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वहीं अगर आप लोग भी हमारा सहयोग कर देंगे तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से पधारे हस्तशिल्पियों के साथ स्थानीय शिल्पकारों ने एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानने का प्रयास किया। विशेषज्ञों ने हस्तशिल्प के महत्व को बताते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं तमिलनाडु से पधारे नित्यानंद उपराज शिल्पी ने यहाँ की कला को देखकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अद्भुत प्रयास किया है कि दोनों जगहों की संस्कृति के साथ साथ एक दूसरे की कला को समझने का एक मंच मिल रहा है। वो सब कुछ मुझे बहुत खुशी देते हैं। मोदी जी ऐसा वाला ये प्रोग्राम बनाने के लिए मैं बहुत संतोष है। इसके बारे में हमारा दोस्तों को और सब मेरा फैमिली को, परिवारों को, सबको मैं फ़ोन में अब न्यूज़ देता रखता हूँ। इसी से हमारा सब लोग भी इसमें खुशी होते हैं। इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया होना हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गंगा आरती लेने का वो पहले बार देखा था, बहुत अच्छा लगता था उधर। और आज हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आए हैं मीटिंग करने लिए, और उसके बाद भी हम प्रयागराज और त्रिवेणी संगमम जा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी एक्सलेंट, इट्स वेरी गुड। थैंक्स फॉर मोदी एंड फॉर अन्नामलाई फॉर सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ इनिशिएशन फॉर द कंट्री। लखनऊ में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा ऑडिट सप्ताह का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। 17 से 23 नवंबर तक चले ऑडिट सप्ताह में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने विचार साझा किए। सप्ताह के दौरान विभिन्न परियोजनाएं भी आयोजित की गईं। आज समापन समारोह के अवसर पर वक्ताओं ने लेखा परीक्षा पर कहा कि संगठन और विशेष एजेंसी होने के नाते हम लोग वैश्विक महत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित कर रहे हैं। इस संस्था ने समय बीतने के साथ एक विरासत तैयार की है। After the Constitution of India came into force in 1950, government audit in India acquired a new dimension within the constitutionally stipulated framework. The description and function of the CAG have been mentioned in Article 148 to Article 151 to the Constitution of India. 16 नवंबर 1860 को पहले महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, और इसी दिन को हम लोग जो है ऑडिट दिवस के रूप में मनाए हैं, जो कि प्रथम ऑडिट दिवस हमने पिछले साल 2021 में मनाया। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स
और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दिए। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। आज सुबह दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनिल श्रीवास्तव का आज सुबह बीमारी के कारण निधन हो गया। दिवंगत अनिल श्रीवास्तव 23 जून 1981 से दूरदर्शन में सेवा प्रारंभ कर चुके थे। दूरदर्शन केंद्र में अपने कार्य के दौरान कई अच्छे कार्यक्रमों का निर्माण किया। 31 दिसंबर 2010 को दूरदर्शन से वो सेवानिवृत्त हुए। अनिल श्रीवास्तव के निधन पर दूरदर्शन परिवार ने गहरा दुख जाहिर किया है। बरेली की लिलौर झील का पानी प्रवासी पक्षियों के लिए जहरीला हो गया है। आंवला क्षेत्र में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद की साक्षी लिलौर झील प्रवासी पक्षियों के बसेरे के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बरेली कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग के शोध छात्रा की ओर से अध्ययन किया गया तो पता चला कि प्रवासी पक्षियों की कमी होने के पीछे झील के जल में पाए जाने वाली हैवी मेटल्स हैं, जो पानी को जहरीला बना रहे हैं। हैवी मेटल्स निर्धारित मात्रा से अधिक होने से वनस्पति, जीव व मानव स्वास्थ्य के लिए वे हानिकारक हो जाते हैं। खाने और अंडा देने के लिए प्रवास पर निकले पक्षियों को सुविधा नहीं मिलने पर लिलौर झील में इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। जंतु विज्ञान के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने बताया कि लिलौर झील समेत प्रदेश की अन्य 5 झीलों पर भी अध्ययन किया गया, जिसमें पता लगा कि पानी में हैवी मेटल्स जैसे लेड, कोबाल्ट, मरकरी, मैग्नीज, कैडमियम पाए जाने से पानी में मौजूद छोटे जीवों की मृत्यु भी हो रही है। रिवर का या नहर का, वहाँ पर लोगों ने अपने खेतियाँ चालू कर दी। अवैध अतिक्रमण की वजह से जो रामपुर की तरफ से जो पानी आता था, उसमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो इसको बीच में लेते हुए हमारे यहाँ बरेली में भी एक प्रोजेक्ट टेकअप किया गया था और हमारा जो WWF है वो भी वहाँ लिलौर झील पर कार्य कर रहा है। वो एक सफल कार्रवाई कर रहे हैं कि किस प्रकार लिलौर झील को जो है रिवाइव किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो प्रवासी पक्षी हैं वापस वहाँ आए। यहाँ ये लिलौर झील के नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक महाभारत कालीन झील है। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास किया था, यक्ष ने सवाल पूछे थे यहाँ पर, और पक्षी आते हैं। हाँ, साइबेरियन पक्षी बाहर के आते थे इस मात्रा में। उस टाइम अब कम आए हैं इस टाइम गर्मी की वजह से, और ठंड जैसे कोहरा बढ़ेगा और ठंड बढ़ेगी तो बाहर के पक्षी आने लगते हैं। हाँ, विदेशी पक्षी आते हैं, बहुत आते हैं यहाँ पर, मगर अब थोड़ी गर्मी पड़ी उस वजह से कम है, फिर पानी की कमी है उसकी वजह से भी कम आते हैं। शामली जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने फरियादी की शिकायतों की सुनवाई के लिए नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले में पर्ची सिस्टम लागू किया गया है। इसमें यदि कोई थाने में शिकायत करने जाता है तो उसे रिसीव की पिंक कलर की पर्ची दी जाएगी, जिसमें विवेचक का नाम, मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा। इससे थाने के पुलिसकर्मी अब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि उन्हें शिकायत मिली ही नहीं। जिले के सभी थानों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। SSP के निर्देशानुसार 14 बिंदियों का एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिस पर अब थाने में आने वाली प्रत्येक शिकायत पर कार्य किया जाएगा। जनपद के SSP ने इस पर निर्देश दिया है कि अगर कोई लापरवाही मिलेगी तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांचकर्ता अधिकारी जांच करने के उपरांत एक 14 बिंदु के यूनिफॉर्म प्रारूप में, जिसमें कि वो उन्होंने किसके कथन लिए और कथन के आधार पर क्या उन्हें यदि कोई अभिलेखी साक्ष्य मिले हों और अल्टीमेटली उनका कंक्लूजन क्या है, किस निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं, वो शिकायत सही है या गलत है। इसके उपरांत वो उस शिकायत के साथ ही उस रजिस्टर में उसे जो है थाना प्रभारी अंकित करेंगे और रेगुलरली उसे जो है मॉनिटर करके उसमें जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। और जो भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं समय समय पर जो है थाने पर विजिट करके उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि इसका मेंटेनेंस हो रहा है अथवा नहीं। एमिटी फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन एमिटी यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में केले की खेती से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर, बाराबंकी एवं बहराइच जिले से लगभग 20 किसान उपस्थित रहे, जो हमारे एमिटी एवं नाबार्ड के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। इस कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा केले की फसलों में लगने वाले पनामा विल्ट बीमारी और उनमें लगने वाले कीटों के बारे में जानकारी तथा उनका प्रबंधन, मृदा से संबंधित, सिंचाई से संबंधित और केले में सह फसलों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। डिपार्टमेंट की निदेशक डॉक्टर शालिनी सिंह विशेन ने अमेठी ऑर्गेनिक फार्म के बारे में बताया, जहां ऑर्गेनिक विधि द्वारा केले की फसल एवं सब्जियों की खेती की जाती है।
हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बोला है कि किसान की हमें इनकम को बढ़ाना है। तो अब देखिए ज़मीन जितनी है, ज़मीन पे और टाइम के साथ मैनेजमेंट करते हुए जो संसाधन उनके पास हैं उसको मैनेज करते हुए हम वो कितनी उत्तम खेती कर सकते हैं, आज की ये प्रयोगशाला में हमने उनको ये सिखाया है। संत कबीरनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह में 306 जोड़ों ने हिस्सा लिया। 285 जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज से और 21 जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए बैंक खाते में और 10,000 रुपए का नवीन गृहस्थी हेतु सम्मान देकर विदा किया गया। नवविवाहित जोड़ों ने बताया कि मुख्यमंत्री की योजना हम गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं घनघटा के विधायक गणेश चौहान ने दंपति जोड़ों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्तियों तक मिल रहा है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है। सभी वर वधुओं को मंगल कामना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये है एक बेटियों को लेकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश कभी अभिशाप बना करता था, जिस प्रकार से भ्रूण हत्या, दहेज का तमाम केसेस सुनाई पड़ते थे, आज उस सब का नाश करके आज एक खुशी का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना पर सभी वर वधुओं को, सभी परिवारजनों को मंगल कामना करते हैं। सबको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कानपुर बर्रा निवासी संदीप सोनी का जीवन ही बदल चुका है। कुछ हजार रुपए में प्राइवेट नौकरी करके घर परिवार के साथ जीवन यापन करने वाले हुनरमंद कारपेंटर संदीप सोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और देशवासियों के प्रति समर्पण और कार्यप्रणाली से बेहद प्रभावित थे। संदीप सोनी ने प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को लकड़ी पर उकेरा और 2016 में प्रधानमंत्री को भेंट भी किया था। भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने संदीप सोनी की कारीगरी की तारीफ की थी और उन्हें स्वयं का व्यापार करने की सलाह भी दी थी। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से संदीप ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वयं का कारोबार शुरू किया और आज कई लोगों को वो रोजगार देने के साथ हुनर भी सिखा रहे हैं। मोदी जी से चूंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ तो मुझे रहा कि इन्हीं को मैं भेंट करता हूँ। भेंट करने के बाद जो है मोदी जी ने मुझे अपना खुद का व्यापार करने की सलाह दी है और केंद्रीय योजना जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत मैं काम चालू किया और आज मेरे वर्कशॉप में 11-12 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं राम रक्षा स्रोत भी बनाया था लकड़ी के अक्षरों से, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मैं भेंट किया था मुख्यमंत्री जी के हाथों से। और इस समय मैं हनुमान चालीसा बनाया हूँ लकड़ी के पूरे अक्षरों से और मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं वो भेंट करूँ। मैं प्रयास में हूँ और उम्मीद है कि योगी जी मुझे जल्द से जल्द समय देंगे। हाथरस जिले में सरकार की ओर से कोरोना से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई है। कोरोना काल में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की थी। जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 102 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत 142 बच्चे लाभ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड काल में कोरोना से मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाने का प्रावधान भी है। एक तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड है और एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है। कोविड वालों के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने अपने माता या पिता को कोविड के कारण खो दिया है और ऐसे बच्चों को एक माह में 4,000 रुपये दिए जाते हैं और अगर जो 9th में बच्चा पढ़ रहा है या कोई व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसे एक बार लैपटॉप भी दिया जाएगा। अगर जो कोई बच्ची ऐसी है जो इस योजना से आच्छादित है, वो 18 वर्ष के जैसे ही पूर्ण हो जाएगी तो उसे 1,01,000 का विवाह के लिए अनुदान राशि दिया जाएगा। और जो एक योजना है बाल सेवा योजना सामान्य, क्योंकि इस समय ऐसे बच्चों के मतलब ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे थे कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, ना तो एंटीजन का था और ना तो RT-PCR का था, तो इसके लिए सरकार ने सामान्य योजना चलाई थी। इसके तहत प्रति बच्चा 2,500 रुपये दिए जाते हैं और एक परिवार में 2 बच्चों को लाभान्वित किया जाता है।
श्रावस्ती जनपद आकांक्षी जिला होने के नाते यहां की शिक्षा को उच्च स्तर पर बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश खुद अध्यापक बनके सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देती हुई नजर आ रही हैं। श्रावस्ती की शिक्षा जीरो पायदान पर है, जिसको बढ़ाने के लिए नीति आयोग लगातार योजना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। वहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश खुद सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के बीच जिलाधिकारी का यह सराहनीय कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद श्रावस्ती में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा ऐप के माध्यम से हर माह सभी ऑफिसर स्कूल का निरीक्षण करते हैं। इसी क्रम में मेरे द्वारा भी एक माह में 5 स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है और प्रेरणा ऐप पर ये सारा डेटा ऑन द स्पॉट अपलोड होता है और इसमें बच्चों के साथ एक सेल्फी भी अपलोड होती है और स्कूल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये सब इस ऐप पर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इस ऐप में और भी बहुत सारी बातें, ये सारी सूचना हम उस ऐप में अपलोड करते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने ज़िले लेवल के अधिकारी हैं सब अगर इसी तरह से स्कूलों का निरीक्षण करने लगे तो हमारे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और भी अच्छी हो जाए। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बाजार के सेक्शन में कुछ बुक अडॉप्शन की पहल की गई है। इसमें कई सारे लेखक और पब्लिकेशन हाउस अपनी अपनी किताबों के साथ शिरकत कर रहे हैं। पुस्तकों को किताब प्रेमियों के लिए डिस्प्ले में लगाया गया है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसका मकसद कई निर्देशकों के सामने नई कहानियों को पेश करना है। इफ्फी के इस पहल से पन्नों पर उकेरी कहानियों को पर्दों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस बार फिल्म बाजार के सेक्शन में बुक अडॉप्शन में 27 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 21 पब्लिकेशन हाउस भी शामिल हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार फिल्म बाजार के सेक्शन में बुक अडॉप्टेशन का एक इनिशिएटिव लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पवेलियन लगा हुआ है, यहाँ पर कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे पब्लिकेशन हाउस। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज मेहसाणा और दाहोद में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को कर दिया है बर्बाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीलीभीत में 3 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन आज ग्राम नजौलिया नकटाहा में स्वयं सहायता महिला समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देखा और स्कूली छात्र छात्राओं से की बातचीत। कन्नौज में 8 दिवसीय कन्नौज महोत्सव का आयोजन। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज की धरोहरों को संवारने का किया जाएगा काम, प्रतिभाओं को निकाल कर लाना होगा सामने। और काशी तमिल संगमम के आयोजन में वाराणसी में तमिलनाडु से आए हस्तशिल्पियों ने स्थानीय शिल्पियों से की मुलाकात। कहा संस्कृति के साथ साथ कला को समझने के लिए मिल रहा है बड़ा मंच। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।